हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिनों बाद में आप लोगों के बीच में मुझे आने का अवसर मिल रहा है और वो आज अवसर उपलब्ध करवाया है उत्कर्ष ने, इसमें कोई संदेह नहीं है। मौका है जिस विषय पर आज हम लोग चर्चा करना चाहते हैं वो है भारत का जो अपेक्स कोर्ट है, जो अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी के मामले में, सुप्रीम कोर्ट, उनके कौन बनेंगे मुख्य न्यायाधीश। इस विषय पर हम लोग आज चर्चा करना चाह रहे हैं। दोस्तों, इस विषय पर क्यों चर्चा की जा रही है, जबकि सबको ये अच्छी तरह से पता है कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो ही मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। तो ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई कि आज अचानक इस विषय पर हमको चर्चा करनी पड़ रही है। कुछ वो घटनाएं देखनी पड़ेगी जो घटनाएं पिछले कुछ समय में घटित हुई। हम ये भी देखेंगे कि आज तक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस किस तरह से बनते रहे। हम लोग ये भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाने के संदर्भ में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। इस संदर्भ में पार्लियामेंट ने किसी प्रकार का कोई कानून बना रखा है, इस प्रकार का कोई रिटर्न में कोई डॉक्यूमेंट है जिससे ये स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस किसको बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, चीफ जस्टिस, अगर आप प्रोटोकॉल देखें, अगर आप ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स देखें, तो भारत में जो ऑफिसेज है, जो पद है, उसमें 6 नंबर पर आता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब 126 करोड़ लोगों में से जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट है उनमें 6ठे नंबर पर हमारे जब चीफ जस्टिस आते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये चीफ जस्टिस कैसे नियुक्त किए जाते हैं, किनको बनाया जाता है, और इस विषय पर अभी क्यों ज़्यादा चर्चा चल रही है, उस पर मुझे लगता है कि हम लोगों को आपस में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे दोस्त लोग आवाज़ बढ़ाने की बात कह रहे हैं। मैं टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा कि वो आवाज़ बढ़ाएं ताकि मैं अपनी बात को अपने दोस्तों के साथ सही ढंग से रख पाऊँ। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया है। काफ़ी दिनों बाद में आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिल रहा है। आज हम लोग बात कर रहे हैं CJI के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। कौन बन सकते हैं चीफ जस्टिस? देखिए, इस विषय पर हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा जनवरी 2018 डेट थी, 12 जनवरी 2018। 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, चीफ जस्टिस को छोड़कर 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश बाहर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं। ये हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हम इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते कि वो सही थी या गलत थी, लेकिन ये हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश आकर मीडिया के लोगों से बात करें। ऐसा पहली बार हुआ। इन चारों में से कौन कौन लोग हैं? एक जे चेलामेश्वर थे जो रिटायर्ड हो गए जून में। इनके बाद में नंबर 2 पर रंजन गोगोई। इसके बाद में मदन बी लोकुर, वो भी एक उनमें से एक थे। इसके बाद में कुरियन जोसेफ साहब। ये 4 वो जज थे जो मीडिया से मुखातिब हुए। दोस्तों, आप लोग जानते हैं दीपक मिश्रा जी वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत का जो वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है वो 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और 28 जनवरी 1950 को वर्तमान सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया था। हरिलाल जे कानिया इस सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। हरिलाल, कई जगह पर हीरालाल लिखा हुआ है, लेकिन सही नाम इनका हरिलाल जे कानिया ही है। हरिलाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। ये तो वो सुप्रीम कोर्ट है जो वर्तमान भारत के संविधान वाला सुप्रीम कोर्ट है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अस्तित्व में आने से पहले हिंदुस्तान में जो कोर्ट था उससे हम लोग संघीय न्यायालय कहते हैं। संघीय न्यायालय, अंग्रेजी में इसके लिए जो शब्द का प्रयोग कर रखा है दैट इज फेडरल कोर्ट, यानी संघीय न्यायालय। दोस्तों, यह कोर्ट कब स्थापित हुआ यह भी जानना अपने लिए जरूरी है। भारत शासन अधिनियम 1935, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के एक्ट के द्वारा भारत में जो न्यायालय स्थापित किया गया था उस न्यायालय का नाम था फेडरल कोर्ट। ये जो फेडरल कोर्ट था वो सुप्रीम कोर्ट नहीं था, आप लोग शायद जानते होंगे, क्योंकि इस फेडरल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध में लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। इस वजह से दैट वाज नॉट सुप्रीम कोर्ट, दैट वाज फेडरल कोर्ट। और ये जो फेडरल कोर्ट था, इस फेडरल कोर्ट के पहले जो चीफ जस्टिस थे
वो थे मॉरिस गुएर। ये जो फेडरल कोर्ट 1937 में अस्तित्व में आया, और जब तक भारत का वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में नहीं आया तब तक ये फेडरल कोर्ट अस्तित्व में रहा। ये जो फेडरल कोर्ट है, इस फेडरल कोर्ट में टोटल 4 मुख्य न्यायाधीश बने। मॉरिस गुएर पहले मुख्य न्यायाधीश थे, और मैं जिनकी बात कर रहा हूं हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया इसी फेडरल कोर्ट के अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे, और यही हरिलाल जे कानिया भारत का जो नया जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ, जो 28 जनवरी को अस्तित्व में आया, इस सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस पर हम लोगों ने बात की, और वर्तमान के जो मुख्य न्यायाधीश है वो दीपक मिश्रा जी है। ये 45वें मुख्य न्यायाधीश है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में? इससे पहले जरा आप 1 से लगाकर 45 तक जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी एक बार थोड़ा थोड़ा प्रोफाइल को जरा देखें। हमारे देश में कैसे कैसे लोग मुख्य न्यायाधीश रहे। हमारे देश में प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती, PN भगवती साहब जैसे मुख्य न्यायाधीश रहे, जिन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोकहितवाद जैसा कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके बारे में RS में भी प्रश्न पूछा गया था। PN भगवती साहब हमारे चीफ जस्टिस रहे। हमारे एक चीफ जस्टिस MN वेंकटचलैया रहे। MN वेंकटचलैया वही MN वेंकटचलैया है जिनकी अध्यक्षता में वाजपेयी जी की सरकार के द्वारा संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था। हमारे एक चीफ जस्टिस MM पुंची साहब रहे, मदन मोहन पुंची साहब, जिनकी अध्यक्षता में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए दूसरा आयोग बनाया। हमारे एक चीफ जस्टिस साहब JS वर्मा जी रहे। JS वर्मा जैसा व्यक्तित्व हमारा चीफ जस्टिस रहा है। JS वर्मा वो व्यक्ति है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मुख्य न्यायाधीश देश का एक सामान्य पद है। मैंने कहा हायरार्की के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से 6ठे नंबर पर आता है मुख्य न्यायाधीश का पद। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इसके बारे में? कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप आर्टिकल देखें, आर्टिकल 124, अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की बात करता है, और जबकि अनुच्छेद 217 आर्टिकल 217 ये बतलाता है कि हाई कोर्ट के जजेस किस तरह से अपॉइंट किए जाएंगे। अगर आप अनुच्छेद 124 को देखें, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के जज किस तरह से नियुक्त किए जाएंगे उसकी प्रक्रिया साफ दे रखी है। और वो प्रक्रिया क्या है? उसमें साफ लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये लिखा हुआ है। आगे ये भी लिखा हुआ है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करते समय, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करते समय सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज या हाई कोर्ट के ऐसे जज जिनके साथ वो विचार विमर्श करना अनिवार्य समझता हो, उनके साथ विचार विमर्श करेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की जाएगी। ऐसा आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 124 में यह भी लिखा हुआ है उन्हें राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना अनिवार्य होगा। ऐसा आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है। इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला? इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ कंसल्टेशन करके, उनके साथ विचार विमर्श करके, उनके साथ परामर्श करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों, हमारा जो संविधान है दुनिया का सबसे खूबसूरत दस्तावेज हम लोग कहते हैं भारत के संविधान को, लेकिन पता नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किस व्यक्ति को बनाया जाएगा, इस संदर्भ में भारत का संविधान मौन है। कहीं पर भी किसी भी अनुच्छेद में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है। ये जो गोल्डन जीरो है, ये जो स्वर्णिम शून्य जो रह गया है, इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, इसका मिसयूज किया जा सकता है। और मिसयूज क्यों किया जा सकता है ये भी हमको समझना पड़ेगा कि एक जो व्यक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है उसके पास क्या क्या पावर्स होती है। अगर हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो मेरे हिसाब से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और उस पर बैठने वाला व्यक्ति क्यों महत्वपूर्ण है, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो सकता है। देखिए, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है प्रोटोकॉल में भले ही 6ठे नंबर पर हो, लेकिन मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में जजेस कौन बनेंगे, हाई कोर्ट में जजेस कौन बनेंगे, उनके संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश के साथ
परामर्श करना जरूरी है, ऐसा आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217 में लिखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति करता हो, लेकिन इस संदर्भ में उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करना होता है। इस वजह से मुख्य न्यायाधीश का पद महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, आप शायद जानते होंगे, रोस्टर का नाम सुना होगा। रोस्टर का मतलब है कौन सा न्यायाधीश किस मामले की सुनवाई करेगा। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से संबंधित मामले कौन सुनेगा, सिविल केसेज है, दीवानी केसेज है, उन मामलों को कौन सुनेगा, क्रिमिनल जो केसेज है उन मामलों को कौन सुनेगा, SLP से संबंधित मामले, उन मामलों को कौन सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट में लगभग 100 प्रकार के मामले आते हैं, लगभग 100 प्रकार के मामले आते हैं। कौन से न्यायाधीश किस प्रकार के मामले को सुनेगा, इसे हम लोग रोस्टर का आवंटन करना कहते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये जो रोस्टर है, इस रोस्टर का आवंटन करने की पूरी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस को है। तो ऐसी स्थिति में चीफ जस्टिस एक बहुत निर्णायक स्थिति में होता है। और दोस्तों, आप लोग ये भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट्स हो, भारत की न्यायपालिका में अधिकांश केस सरकार के चल रहे हैं। सरकार एक पार्टी के रूप में वहां होती है। तो ऐसी स्थिति में मुख्य न्यायाधीश जब ये तय करता हो कि कौन से न्यायाधीश के पास कौन सा मामला जाना चाहिए, तो अपना आप ही मुख्य न्यायाधीश का पद महत्वपूर्ण हो जाता है। हर सरकार ये चाहती है कि ऐसा व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठा हो जो उनके लिए ठीक हो। ये जो शब्द मैंने बोला, उनके लिए ठीक हो, इसका सीधा सा मतलब है रोस्टर के आवंटन से। मास्टर ऑफ द रोस्टर होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश, देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट में जो एडॉक जजेस नियुक्त किए जाते हैं, उन एडॉक जजेस की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब रिटायर्ड जजेस की जब आवश्यकता होती है, तो रिटायर्ड जजेस को वापस जब रीअपॉइंट किया जाता है, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुख्य न्यायाधीश का पद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में भारत के संविधान का अगर आर्टिकल 145 देखें, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई भी मामला आता है जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की व्याख्या से संबंधित हो, उन मामलों को देखने के लिए, उन मामलों की जांच करने के लिए जो संविधान पीठ बनाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, संविधान पीठ की अध्यक्षता भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। आर्टिकल 145 अनुच्छेद 145 में साफ लिखा हुआ है, ऐसे मामले जो संविधान की व्याख्या से संबंधित हो, उन मामलों पर जो संविधान पीठ गठित की जाएगी, उसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश करता है अमूमन। और संविधान पीठ का गठन कौन करेगा, ये भी मुख्य न्यायाधीश तय करता है। ये अभी हम लोगों ने साल भर की घटनाओं के संदर्भ में देखा भी है। आर्टिकल 146 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, उनकी सेवा शर्तें, उनकी नियुक्ति के सारे रूल्स रेगुलेशन बनाने की जिम्मेदारी मुख्य न्यायाधीश की है। इतना बड़ा पद है मुख्य न्यायाधीश। और न्यायपालिका वो जगह है जहां लोग न्याय की उम्मीद करते हैं। न्यायपालिका वो जगह है जिसको हमने मंदिर की संज्ञा दे रखी है, और उस मंदिर के सबसे बड़े पदाधिकारी की बात हम लोग कर रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश। ऐसे पद पर कौन बैठेगा, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 124 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में मौन है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में किसी बात का उल्लेख नहीं करता है। अब इसका घाटा क्या हुआ है, इसका नुकसान क्या हुआ है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में न होने की वजह से 2 बार ऐसा हुआ कि किसी वरिष्ठतम न्यायाधीश को हमने मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया। जैसा आपको और हमको ऐसा लग सकता है कि चीफ जस्टिस के रिटायर्ड होने के बाद में उनके बाद में जो सीनियर जज होंगे वो मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा 2 बार हुआ कि हम लोगों ने सीनियर मोस्ट जज को मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया। एक बार 1973 में SM सीकरी साहब चीफ जस्टिस हुआ करते थे। SM सीकरी साहब का जब कार्यकाल कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद में मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा, इसको लेकर बात हुई। तो जरा सुन लीजिए, SM सीकरी साहब कौन है, क्या वजह हुई कि SM सीकरी साहब के बाद में सबसे सीनियर मोस्ट जज को हमने मुख्य न्यायाधीश के रूप में नहीं देखा। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ द केरल, सुप्रीम कोर्ट ने
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में निर्णय दिया। 13 न्यायाधीशों की बेंच बनी थी। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कभी भी इतनी बड़ी बेंच नहीं बनी है। आज तक की सबसे बड़ी बेंच है ये, 13 न्यायाधीशों की बेंच। और इस 13 न्यायाधीशों की बेंच ने 7-6 से निर्णय दिया। और क्या निर्णय दिया आप लोग शायद दोस्तों जानते होंगे, आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट आया, वो कॉन्सेप्ट इसी केशवानंद भारती वाले मामले से आया। 7-6 से निर्णय आया। और 7 जो न्यायाधीश थे उनमें एक SM सीकरी साहब भी थे, जो उस समय के चीफ जस्टिस थे। SM सीकरी साहब इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के अध्यक्ष थे। इन 7 न्यायाधीशों में एक व्यक्ति JM सैलेट साहब भी थे, जो कि उस समय नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे। उस समय KS हेगड़े भी इन 7 न्यायाधीशों में से एक थे। उस समय ग्रोवर साहब भी उन 7 न्यायाधीशों में एक थे। मैंने ये जो नाम बोले हैं आपके सामने, SM सीकरी साहब, सैलेट साहब, ग्रोवर साहब, हेगड़े साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज थे। इनमें से SM सीकरी साहब चीफ जस्टिस थे। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्णय दिया। SM सीकरी साहब का 2 दिन बाद में कार्यकाल खत्म हुआ। बात आई नए चीफ जस्टिस की। ना ग्रोवर साहब को बनाया, ना सैलेट साहब को बनाया, ना हेगड़े साहब को बनाया। 3 सीनियर जजेस की सीनियरिटी के नियम का, परंपरा का, नियम तो नहीं है, कन्वेंशन है, परंपरा है, परंपरा का उल्लंघन करते हुए हमने जो नंबर 5 पे थे अजीत नाथ रे, AN रे, ओवरऑल नंबर 5 पे थे, उन अजीत नाथ रे को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो दोस्तों ये पहला अवसर था जब सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने बनाया। अब देखिए, ऐसा कहा जाता है कि केशवानंद भारती मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, जहां पर आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया गया, ऐसा कहा जाता है कि वो निर्णय उस समय की सरकार को पसंद नहीं आया। और निर्णय के जस्ट 48 घंटे के भीतर SM सीकरी साहब के बाद में जब आप नंबर 5th व्यक्ति को और सीकरी साहब के बाद में नंबर 4th व्यक्ति को आप जब चीफ जस्टिस बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक आशंका लगती है, एक संदेह लगता है कि शायद उस समय की सरकार को वो निर्णय पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने 3 व्यक्तियों की सीनियरिटी को छोड़ दिया। दोस्तों दूसरा अवसर आया 1977 में। अजीत नाथ रे, AN रे साहब चीफ जस्टिस हुआ करते थे। उस समय की बात है। आप लोग जानते हैं 1975 में देश में आपातकाल लगा। 1975 में ये जो आपातकाल लगा, उस समय कई लोगों को बंदी बनाया गया था। तो एक ऐसा ही मामला था जिसे हम लोग हैबियस कार्पस वाद के नाम से भी जानते हैं। ये मामला ADM जबलपुर वर्सेस शुक्ला के नाम से था। ADM जबलपुर वर्सेस शुक्ला का ये जो मामला है, इसे हम लोग हैबियस कार्पस वाद के नाम से भी जानते हैं। इस मामले में 5 न्यायाधीशों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी, 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बनी, और उस पीठ के अध्यक्ष थे अजीत नाथ रे साहब। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने 4-1 से निर्णय दिया। 4-1 से, अर्थात एक तरफ 4 न्यायाधीश थे और एक तरफ 1 न्यायाधीश थे। ये जो 1 न्यायाधीश थे उनका नाम है HR खन्ना। HR खन्ना, अजीत नाथ रे जो कि चीफ जस्टिस थे, उसके बाद में HR खन्ना साहब सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जज थे। अजीत नाथ रे साहब का जब सेवानिवृत्ति की हुई, जब उनकी सेवानिवृत्ति हुई, जब उनका कार्यकाल कंप्लीट हुआ, तो सीनियरिटी के हिसाब से HR खन्ना साहब को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना चाहिए था। दोस्तों HR खन्ना साहब चीफ जस्टिस नहीं बनाए गए, और जो नंबर 3 पे थे ओवरऑल, और HR खन्ना साहब के बाद में नंबर 2 पर जो थे मिर्जा हमीदुल्ला खान, हमीदुल्ला बेग, MH बेग साहब को चीफ जस्टिस बनाए गए। ये दूसरा अवसर था, ये दूसरा चांस था जब हम लोगों ने चीफ जस्टिस के पद पर सीनियरिटी के नियम को हमने उसको उल्लंघन किया, उसका वायलेशन किया। अब आते हैं हम लोग वर्तमान मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी की तरफ। आप लोग जानते हैं दीपक मिश्रा जी को लेकर बहुत कुछ चर्चा हुई। दीपक मिश्रा जी 2 अक्टूबर 2018 को रिटायर्ड होने जा रहे हैं, और आज 29 तारीख है, 29 अगस्त 2018 है, और आज से ठीक एक साल पहले 28 अगस्त 2017 को दीपक मिश्रा जी सुप्रीम कोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश बने थे।
ये जो उनका 1 साल का अब तक का जो कार्यकाल रहा है और अभी 1 महीना बाकी है, 2 अक्टूबर तक जो कार्यकाल रहने वाला है, उसको लेकर बहुत सारी बातें हुई है, उस पर हम लोगों को बात नहीं करनी है। लेकिन ये बात हमको करनी पड़ेगी कि दीपक मिश्रा जी सुप्रीम कोर्ट के पहले और एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिनको हटाने के लिए राज्यसभा के सांसदों के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था। 67 राज्यसभा के सांसद प्रस्ताव लेकर आए। ये हिंदुस्तान के संवैधानिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी चीफ जस्टिस को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया। वो अलग बात है कि राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया, प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया। अगर बाय द वे राज्यसभा के सभापति इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते तो यह अपना आप में एक बहुत बड़े संकट की स्थिति होती। संकट की स्थिति इसलिए होती, प्रस्ताव स्वीकार करने का मतलब है चीफ जस्टिस को उसके प्रशासनिक कार्यों से हटाना। खैर, सभापति जी ने वो प्रस्ताव खारिज कर दिया। दीपक मिश्रा जी का कार्यकाल कैसा रहा उस पर हमको बातचीत नहीं करनी है, लेकिन 2 अक्टूबर 2018 को वो रिटायर्ड हो रहे हैं। वो हमारे भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश हैं। दीपक मिश्रा जी के बाद में रंजन गोगोई साहब, बेसिकली ये आसाम के रहने वाले, इनके पिता आसाम में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। रंजन गोगोई साहब सीनियर मोस्ट जज है। ऐसा कहा जा रहा है कि रंजन गोगोई साहब को शायद चीफ जस्टिस नहीं बनाएंगे। हालांकि ये सारी बातें कल्पनातीत है, ये सब बातें कल्पनाओं की बातें हैं कि रंजन गोगोई साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रंजन गोगोई साहब उन 4 न्यायाधीशों में से हैं जिन्होंने 12 जनवरी 2018 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना गलत था या सही था उस पर हमको बात नहीं करनी है, लेकिन बाय द वे रंजन गोगोई साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाता है तो फिर किसको बनाएंगे? रंजन गोगोई साहब के बाद में मदन बी लोकुर दूसरे सीनियर मोस्ट जज है, और मदन बी लोकुर भी उन 4 न्यायाधीशों में से एक है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर मदन बी लोकुर को भी नहीं बनाया जाता है तो कुरियन जोसेफ साहब नंबर 3 पर आते हैं, और कुरियन जोसेफ साहब भी उन 4 न्यायाधीशों में है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में से थे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? पहले तो हम लोग ये स्पष्ट कर दें कि चीफ जस्टिस बनाए किस आधार पर जाते हैं। तो मैंने एकदम स्पष्ट कर दिया कि भारत का संविधान, एक प्रश्न पूछा गया, मैं अभी बता रहा हूं अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट का क्या योगदान होता है। अभी हम लोग भानु प्रताप जी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, मैं आपके कॉन्सेप्ट को देख रहा हूं, आपके इस प्रश्न को भी ढंग से देख रहा हूं। भारत का संविधान मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में कोई बात नहीं करता है, और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस तरह से होगी इस संदर्भ में किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं करता। यह बात मैंने पहले से स्पष्ट कर दी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्तियों के संदर्भ में अब तक सुप्रीम कोर्ट के 4 निर्णय आ चुके हैं। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 1981 का मामला था। इसके बाद में 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स की जो एसोसिएशन है वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 1993 का मामला था। उस मामले के निर्णय के बाद ही कॉलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में आई। इसके बाद में 1998 में राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत एडवाइस ली, उसे हम लोग थर्ड जज केस के नाम से जानते हैं। और 4th जज केस आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब 99वां संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया का वो जो मामला था, जिसे हम लोग 4th जजेस केस कहते हैं। दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, तो फिर चीफ जस्टिस किस तरह से नियुक्त किया जाता है, कौन करता है नियुक्त? दोस्तों, इस संदर्भ में मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा हुआ नहीं है। इस संदर्भ में मैंने कहा पार्लियामेंट ने किसी भी प्रकार का कोई एक्ट, किसी भी प्रकार का कोई कानून नहीं बना रखा है। हम लोगों ने एक बना रखा मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जिसे हम लोग MOP कहते हैं। और इस MOP में क्या लिखा हुआ है, कौन बनेगा मुख्य न्यायाधीश, इसकी तस्वीर आप MOP अगर देखेंगे, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर अगर आप देखेंगे, उससे मेरे हिसाब से स्पष्ट हो जाएगी। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी MOP ये कहता है कि भारत का कौन बनेगा मुख्य न्यायाधीश। इस संदर्भ में जो वर्तमान के जो मुख्य न्यायाधीश है, वो जो उनका कार्यकाल जो कंप्लीट होने वाला है, भारत का विधि मंत्रालय सही समय पर पहल करेगा, और सही समय पर पहल करके भारत के जो रिटायर्ड होने वाले जो चीफ जस्टिस है, जो निवृत्तमान होने वाले जो मुख्य न्यायाधीश है, उनसे पूछेगा कि आपके उत्तराधिकारी कौन है। दोस्तों, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है
कि विधि मंत्रालय, भारत का विधि मंत्रालय इस संदर्भ में इनिशिएट लेगा, इस संदर्भ में पहल करेगा और वो सीजीआई से, जो निवृत्तमान जो सीजीआई है, जो सीजीआई रिटायर्ड होने वाले हैं, उनसे पूछेगा कि आप अपने सक्सेसर, आप अपने उत्तराधिकारी के बारे में नाम भेजिएगा। और लिखा हुआ है उचित समय पर। ये उचित समय क्या है, आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और मैंने कहा कि 2 अक्टूबर 2018 को हमारे चीफ जस्टिस साहब दीपक मिश्रा जी रिटायर्ड होने जा रहे हैं। तो अभी भारत सरकार का जो विधि मंत्रालय है, उन्होंने पहल करके मुख्य न्यायाधीश के वहां लेटर भेज दिया है। तो जो 35-40 दिन का ये जो पहले का जो समय है, वही वो समय है जिसमें विधि मंत्रालय के द्वारा मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर्ड होने वाले, उनसे उनके उत्तराधिकारी के बारे में पूछा जा रहा है। अब देखिए 2 अक्टूबर 2018 को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी रिटायर्ड हो रहे हैं। इससे पहले दीपक मिश्रा जी जो कि हमारे चीफ जस्टिस है, वो विधि मंत्रालय को अपने उत्तराधिकारी के बारे में नाम भेज देंगे। और MOP, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में साफ लिखा हुआ है कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, उनका नाम भेजा जाएगा मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। विधि मंत्रालय को जब यह फाइल पहुंचेगी तो विधि मंत्रालय इस संदर्भ में अपनी फाइल को प्रधानमंत्री के समक्ष रखेगा। MOP में यह साफ लिखा हुआ है कि विधि मंत्रालय के पास जो फाइल CGI ने भेजी है, उस फाइल को भारत के प्रधानमंत्री के समक्ष रखा जाएगा और प्रधानमंत्री फिर निर्णय लेंगे उस फाइल के संदर्भ में और उस व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। मुख्य न्यायाधीश अगला कौन होगा, उसके लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को अनुशंसा करेंगे और राष्ट्रपति फिर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। दोस्तों, आप यहां पर मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैंने जो बात बताने की कोशिश की, ये जो MOP कह रहा है, इस MOP के जो लैंग्वेज लिखी हुई है, इसके अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ यानी भारत सरकार का विधि मंत्रालय इनिशिएट करेगा, एक लेटर लिखेगा CJI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। उस लेटर के आधार पर CGI अपना उत्तराधिकारी कौन होगा, उनका सक्सेसर कौन होगा, उसके बारे में निर्णय लेंगे और वो जो लेटर है वो वापस मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ को भेज देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ उस लेटर को प्रधानमंत्री के पास रखेंगे और प्रधानमंत्री फिर राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में। MOP में साफ लिखा हुआ है सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। यहां 3-4 प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे। एक, मुख्य न्यायाधीश किसका नाम भेजेंगे? तो मैंने कहा सीनियर मोस्ट जज का नाम भेजेंगे, लेकिन वहां पर एक लिखा हुआ है जो इस पद के लिए उचित हो। सीनियर मोस्ट जज तो होना चाहिए, साथ ही साथ वहां लिखा हुआ है जो इस पद के लिए उचित हो, जो इस पद को होल्ड कर सकता हो, इस पद को रख सकता हो। CGI को अगर ऐसा लगता है कि जो उनके बाद में जो नंबर 2 सीनियर मोस्ट जज है रंजन गोगोई साहब, वो इस पद के लिए उचित नहीं है, उनका नाम ना भेजें। वो मदन बी लोकुर का भी नाम भेज सकते हैं, वो कुरियन जोसेफ साहब का भी नाम भेज सकते हैं। लेकिन CGI जब भी सीनियर मोस्ट जज के अलावा किसी और का नाम भेजना चाहते हैं, इस संदर्भ में उन्हें अनुच्छेद 124 में जैसा लिखा हुआ है, वो अपेक्षा की गई है कि उन्हें सीनियर मोस्ट जजेस के साथ विचार विमर्श करके मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ को वो लेटर लिखना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब हम लोग ये मानकर चलते हैं कि दीपक मिश्रा जी जो कि वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश है, वो उनके पास लेटर मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ ने भेज दिया है। अब जो दीपक मिश्रा जी है वो उस लेटर के आधार पर अपना उत्तराधिकारी कौन होंगे उसका निर्धारण करेंगे, और अगर उनको लगता है कि सीनियर मोस्ट जो जज है वो इस पद को होल्ड करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो सुप्रीम कोर्ट में जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनसे विचार विमर्श करके CGI अपना लेटर मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ को भेजेंगे। अब आप मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि इस पद के लिए जो योग्य है उसका क्या मतलब है? सीधा सा मतलब यह है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम है या नहीं है। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई है उसको सरकार किस तरह से लेती है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह से लेते हैं, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा अगले 10-15 दिन के अंतर्गत। तो ये बातें सब आपको ध्यान रखनी है। एक आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं कि वरिष्ठता का निर्धारण कैसे करते हैं, वरिष्ठता का निर्धारण कैसे करते हैं? तो मैंने कहा रंजन गोगोई साहब दीपक मिश्रा जी के बाद में नंबर 2 है, इनके बाद में मदन बी लोकुर साहब है, इनके बाद में कुरियन जोसेफ साहब है, इनके बाद में सीकरी साहब है। एक पूरी की पूरी हायरार्की है। अभी सुप्रीम कोर्ट में टोटल 25 न्यायाधीश है।
वरिष्ठता का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट में जो पहले जज बनता है वो सबसे सीनियर माना जाता है। एज के हिसाब से वरिष्ठता का निर्धारण नहीं होता है, वरिष्ठता का निर्धारण होता है सुप्रीम कोर्ट में पहले कौन जज बने। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये रंजन गोगोई साहब सुप्रीम कोर्ट के जज है, नंबर 2 पर है, और रंजन गोगोई साहब के बाद में मदन बी लोकुर साहब है। अब आप मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि बाय द वे ये दोनों एक ही दिन नियुक्त हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तब ऐसी स्थिति में आप सीनियरिटी का निर्धारण कैसे करेंगे? तो सीनियरिटी का निर्धारण करने की सीधा सिस्टम है कि सुप्रीम कोर्ट में दोनों एक दिन नियुक्त हो गए तो इस हिसाब से तो सीनियरिटी के मामले में दोनों बराबर हो गए। तब यह देखा जाएगा कि वो हाई कोर्ट में कब नियुक्त हुए। अगर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में अगर ये बड़े हैं तो रंजन गोगोई साहब से ये बड़े हो जाएंगे। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, सीनियरिटी का निर्धारण नियुक्ति से माना जाता है, आयु से माना नहीं जाता है। सर दिनेश सर को कंटिन्यू कर दीजिए। मैं कंटिन्यू हूं, जैसे जैसे विषय आ रहे हैं उस विषय पर हम लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी बातें आज भी हम लोगों ने, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कैसे बनाया जाता है उस पर हम लोगों ने बातचीत की। मुझे लगता है थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक जरूर था, मुझे लगता है ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आएगा। एक जन ने पूछा है कि राष्ट्रपति की नज़र में विधि का जानकार, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बनेगा उसकी क्वालिफिकेशन दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कौन बनेगा उसकी क्वालिफिकेशन नहीं दे रखी है। वेद प्रकाश जी पूछ रहे कोरियन जोसेफ साहब सीनियर कैसे हो सकते हैं, क्यों नहीं सीनियर है? नंबर 4 पर है तो वो ऑब्वियसली सीनियर है। रंजन गोगोई साहब की और मदन बी लोकुर की तुलना में सीनियर नहीं है, पर बाकी वाले लोगों की तुलना में तो वो सीनियर ही है। तो मैं बात कर रहा था, जो सवाल मुझसे पूछा गया कि राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार का सीधा सा मतलब ये है कि जो हमारा विधि मंत्रालय यदि उन्हें ये कहता है कि ये कानून के एक्सपर्ट है, ये विधि के एक्सपर्ट है, और कॉलेजियम भी इस संदर्भ में अगर सिफारिश करता है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए जो विधि का जानकार हो, भले ही वो इनके पास LLB की डिग्री नहीं हो, भले ही वो कभी हाई कोर्ट में एडवोकेट नहीं रहे हो, भले ही वो कभी और कहीं पर भी न्यायाधीश नहीं रहे हो, लेकिन राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि वो कानून का जानकार है, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया जा सकता है। वैसे आज तक इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनाया गया। सर CGI ने गोगोई का नाम भेजा है तो लॉ मिनिस्ट्री को इस सिफारिश को मानना जरूरी है क्या? ऑब्वियसली मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यही कहता है कि CGI ने नाम रंजन गोगोई साहब का भेजा है, तो इसका सीधा सा मतलब है सरकार को वो परामर्श मानना होगा। वैसे आप याद करिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम जो व्यवस्था है उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में एक निर्णय दिया था, जिसे हम लोग थर्ड जजेस केस के नाम से जानते हैं। वो ये कहता है कि कॉलेजियम यदि किसी व्यक्ति का नाम जज के रूप में नियुक्त करने के लिए भेजता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उनका नाम को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के संदर्भ में है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर चीफ जस्टिस की नियुक्ति के संदर्भ में जो बात करता है वो ये है कि जो रिटायर्ड होने वाले जो CGI है वो मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ को नाम भेजेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ को वो नाम एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यही तो कारण है कि हमारे देश के जो विधि मंत्रालय के जो मंत्री है रविशंकर प्रसाद, उनका जो स्टेटमेंट है, कल का स्टेटमेंट, उन्होंने साफ कहा कि CGI जब नाम भेजेंगे तब देखा जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि CGI अगर नाम भेजेंगे रंजन गोगोई साहब का तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस 2 अक्टूबर को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब ही बनेंगे। और अगर रंजन गोगोई साहब को नहीं बनाया जाता है तो रंजन गोगोई साहब को ना बनाने का जो आधार बनेगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, और अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आधार बनती है तो दोस्तों फिर रंजन गोगोई साहब अकेले नहीं, उनके साथ मदन बी लोकुर भी नहीं बनाए जाएंगे जो कि नंबर 3 पर है, और उनके साथ कुरियन जोसेफ साहब भी नहीं बनाए जाएंगे जो कि नंबर 4 पर है। ऐसी स्थिति में नंबर 5 पे जो सीकरी साहब है उन्हें जज बनाया जा सकता है, पर मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की बात होगी। 3 सीनियर जजेस की सीनियरिटी के नियम का उल्लंघन करना संभव नहीं है। 1973 में हो गया, 1977 में एक जज की सीनियरिटी का उल्लंघन किया गया, वो समय अलग था। उस समय ना तो कॉलेजियम सिस्टम था और ना MOP मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर था। उस समय संविधान मौन था, MOP भी नहीं था और ना किसी प्रकार का कॉलेजियम था। इस वजह से सरकार ऐसा कर लिए।
अब वो जमाना नहीं रहा। अब आपके पास कॉलेजियम सिस्टम भी है, सुप्रीम कोर्ट के 4 निर्णय आपके सामने पड़े हैं, इसके अलावा MOP है। तो मुझे लगता है कि रंजन गोगोई साहब भी अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे, और वो नहीं हुए तो जिस आधार पर वो नहीं होंगे फिर उस आधार पर अगले 2 भी नहीं होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने इन सारी बातों को सुना। बहुत जल्दी हम एक नए विषय को लेकर, कुछ दोस्त लोग कह रहे हैं, कॉलेजियम मैंने क्लियर कर दिया है, कॉलेजियम न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में जो परामर्श मंडल है उसी को कॉलेजियम कहा जाता है। चीफ जस्टिस उसका अध्यक्ष होता है, सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस उसके मेंबर होते हैं। 5 लोग मिलकर राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं किसी व्यक्ति की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए। अभी एक मित्र पूछ रहे थे कि आप अनुच्छेद 35A पर कब बात करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत जल्दी अनुच्छेद 35A पर हम लोग बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जानते हैं ये मामला चल रहा है, बार बार सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग टल रही है। हम लोग भी इस विषय पर बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आने वाले हैं। आप लोगों ने इतनी देर तक इस बात को सुना, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs and attractive combos.